देखिए जो भाई पूछ रहे थे मैं किस तरफ हूँ, तो ये मस्जिद जिन है, ये जिन मस्जिद है, बड़ा ही फेमस मस्जिद है। इसके बारे में पहले भी बताया था मैंने, और मैं बिल्कुल इसके ब्रिज के पास खड़ा हूँ और ये सामने खूबसूरत सा नज़ारा माशाल्लाह। ट्रैफिक का तो देखिए नीचे ट्रैफिक भी दिखेगा। मैं ब्रिज के ऊपर खड़ा हूँ और ये है अबराज टावर, क्लॉक टावर जो कहलाता है। और नीचे जो है वो लिख के आता रहता है, देखिए ऊपर जो टावर है उस पर अल्लाह अकबर लिखा हुआ है, उसके नीचे में घड़ी के नीचे में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और दुआ वगैरह उस पर हमेशा आता रहता है। ये देखिए बड़ा ही खूबसूरत सा नज़ारा है। सभी के लिए, सभी दोस्तों के लिए, सभी के लिए है, पूरे दुनिया, पूरे उम्मत, पूरे इंसानियत के लिए दुआ होती है यहाँ पर हमेशा, हर रोज़, हर नमाज में, और सब लोग करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। देखिए हालांकि मैं बार बार कहता हूँ कि मैं बहुत ही मजहबी मामलात में सोशल मीडिया पे नहीं बोलता, लिखता या पोस्ट करता हूँ, लेकिन कभी कभी इतना खूबसूरत सा नज़ारा देखने को मिलता है तो बात हो जाती है ना। तो ये है नीचे खूबसूरत सा एक, आप देख सकते हैं ट्रैफिक, सामने बिल्कुल काबा शरीफ है और ये क्लॉक टावर है। और ये क्लॉक टावर आप सब लोग जानते ही होंगे, बड़ा ही फेमस है पूरी दुनिया में। लोग जो भी आए हैं सऊदी अरबिया या हज उम्रा करने के लिए, आप तो ज़रूर देखे होंगे या वहाँ गए होंगे घूमने के लिए। उसमें उम्रा करने के बाद सर के बाल जो होते हैं कटवाने होते हैं या मुड़वाने होते हैं, तो लोग उसी में जाते हैं। अक्सर नीचे बार्बर्स वगैरह की दुकानें होती है ना। तो ये लाइटिंग देखिए बड़ा खूबसूरत लग रहा है। आज ग्रीन कलर का ये लाइट है, इससे पहले वाइट कलर का था, और ये बादल छाया हुआ ऊपर में, क्या खूबसूरत नज़ारा देख रहे हैं। तो नॉर्मली लोग दुनिया में इधर उधर जाते हैं घूमने के लिए, इस तरह के खूबसूरत माहौल देखने के लिए, और हम गुनहगार इंसान को ऊपर वाले के करम से एक ऐसी जगह पे ऊपर वाले ने आने का मौका दिया कि मतलब ये खूबसूरत से नज़ारे और दुआ और बरकत हर चीज़ यहाँ पर है। और मैं कोशिश करता हूँ कि भाई अपने तरफ से भी जितने इंसानियत की मदद हो सके, थोड़ा सा कोशिश करके उसको हम लोग पूरा कर सकें। सब लोग थोड़ा थोड़ा मेहनत करें तो बहुत कुछ किया जा सकता है इस दुनिया में, मेरे ख्याल से। बाकी आप लोग समझदार हैं। रूहानियत और इंसानियत को महसूस करना हो तो इससे बेहतर नज़ारा कोई नहीं। बेशक शैलेश गुप्ता वाला, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा। और एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर जानते हैं क्या है, यहाँ की सबसे बेस्ट चीज़ क्या है कि यहाँ पे लोगों के अंदर में हड़बड़ी नाम की चीज़ नहीं है, बेचैनी नाम की चीज़ नहीं है, परेशानी नाम की चीज़ नहीं है। लोग रोते नहीं है कि मेरी ज़िंदगी में आगे क्या होगा। क्योंकि देखिए इसका दो रीज़न है। एक तो पहली चीज़ तो ये कि चलो ठीक है, अगर हम मजहबी एतबार से सोचें, धार्मिक तरीके से सोचें, तो एक सुकून होता है कि चलो हम ऊपर वाले के करीब हैं, घर के करीब हैं। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो यहाँ की सरकार है, जो यहाँ की गवर्नमेंट है, लोगों को इतनी फैसिलिटीज़ देती है। आपका चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, चाहे मेडिकल फैसिलिटीज़ हो गई, या आपको यकीन नहीं होगा कि यहाँ पे कोरोना का जब मामला आया था, तो कोरोना में मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जो क्वारंटाइन किए गए थे। हालांकि वो पॉजिटिव नहीं थे, लेकिन क्वारंटाइन किए गए थे। और आपको यकीन नहीं होगा कि ये जो सामने क्लॉक टावर दिख रहा है ना, ये एक 5 स्टार होटल है। ये पूरा होटल है, ये 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल है ये नीचे में। यहाँ ऐसी जगहों पर लोगों को क्वारंटाइन करके रखा गया था। मतलब कि और सारी फैसिलिटीज़, ये भी नहीं कि इंसान को जानवर की तरह एक ही रूम में, जैसे हमारे देश में दिखाई देता है ना, स्कूलों में भर के रख दिया गया एक ही रूम में। ना गंदगी है, ना मतलब ना टॉयलेट है, ना कुछ नहीं, लोगों को भर के रख दिया गया जानवरों की तरह कि भैया इसको बीमारी हो गई है, एक जगह भर के रख दो। ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ की गवर्नमेंट ने पूरा ख्याल रखा। खाने, आपको यकीन नहीं होगा कि एक बंदा आया था यहाँ सऊदीया में, और उसको क्वारंटाइन करके रखा गया था 21 दिनों के लिए। और वो 21 दिन के बीच में उसको क्या नहीं खाने को पीने को मिला। चाहे वो दूध हो गया, चाहे वो ड्राई फ्रूट्स हो गए, चाहे वो फ्रूट्स हो गए, चाहे वो जूस हो गया, चाहे वो वर्ल्ड क्लास के फ्रूट्स हो गए, सैलेड हो गए, हर वो चीज़। मतलब मैं तो बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ आपको। इसके अलावा अभी देखो कोरोना का जो आया हुआ है मेडिसिन, जो क्या कहते हैं, इंजेक्शन जो आया हुआ है, उस कोरोना के इंजेक्शन को यहाँ की गवर्नमेंट ने ऑलरेडी देना शुरू कर दिया, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, एक पैसा किसी को नहीं। और कितने तरीके से सिस्टमेटिक वे में ये लोग दे रहे हैं। हालांकि यहाँ पे कोरोना का बहुत मामला नहीं आया था, बहुत ही कंट्रोल्ड वे में था।
बहुत ही कंट्रोल, जितना बड़ी भीड़ यहाँ होती है। देखिए और भी जगह मेला लगता है बहुत सारी जगह पे, जैसे हमारे ही देश का कुंभ मेला की अगर हम बात करें तो वहाँ पे हर 10 साल या 12 साल के बाद वहाँ पे भीड़ लगती है। और ये एक ऐसी जगह है, ये काबा शरीफ, ये मक्का मदीना, जहाँ पर हर रोज़ अगर आप ये नॉर्मल डेज़ में अगर आप देखेंगे ना, लाखों की भीड़ होती है, लाखों की भीड़ होती है हर रोज़। इसके बावजूद भी यहाँ पे जिस तरीके ने सरकार ने इसको कंट्रोल किया है, इसकी तारीफ पूरी दुनिया में होती है, पूरी दुनिया में। WHO ने खुद कहा है इस बात को कि सऊदी गवर्नमेंट ने जितनी तत्परता और ईमानदारी से इन लोगों ने लोगों की मदद की है, शायद ही किसी दुनिया के गवर्नमेंट ने किया होगा। तो ये एक चीज़ है यहाँ पर, बहुत ही खूबसूरत सा मतलब निज़ाम है और हम लोगों को सीखने की ज़रूरत है। मेरा मकसद हमेशा यही होता है कि हम अपने देश को, मेरा देश ऑलरेडी खूबसूरत है, पैसे की कमी नहीं है, नेताओं ने इतना लूट रखा है कि उसको दिखाई नहीं देता हम लोगों को कि पैसा कितना है हमारे देश में। लेकिन हम लोगों को और ख़ूबसूरत बनाना है अपने देश को, हमें दूसरे से खूबसूरती को देखनी है, सीखना है और उसी को अपने देश में इम्प्लीमेंट करना है। आप देखो यहाँ पर, आप एक चीज़ यहाँ पर गौर करो, सिर्फ एक पुलिस की गाड़ी यहाँ पे लाइट जल रही है, सिर्फ एक, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 लेन, कई लेन की यहाँ पर सड़कें हैं, लेकिन कोई का मजाल नहीं कि वो कोई बदमाशी कर दे। और एक हॉर्न भी अगर आप मुझे सुना दें, मतलब बहुत ऐसा होगा कि 1000 गाड़ियाँ यहाँ से गुजरेंगी तो एक हॉर्न की आवाज़ आपको सुनाई देगी। इतने डिसिप्लिन में लोग हैं, सिर्फ एक पुलिस, और सिर्फ इसलिए कि पुलिस भी ईमानदारी से काम करती है, क्योंकि पुलिस को भी तरीके का तनख्वाह दिया जाता है, उसको ईमानदारी से उसको हर फैसिलिटीज़ दी जाती है और वो घूस के चक्कर में नहीं रहता। और हमारे यहाँ तो अभी भी पुराने लॉ अंग्रेज़ों के ज़माने के चल रहे हैं पुलिस लाइन में। तो एक ही जगह पे इसी तस्वीर में आपको मैंने कई चीज़ दिखा दी, सड़कें आपने देख लिया, ट्रैफिक सिस्टम आपने देख लिया, खूबसूरती यहाँ की देख रहे हैं, और नो डाउट यहाँ की रूहानियत और जो अमन सुकून और जो खूबसूरती है वो तो आप देख ही रहे हैं। तो एक बड़ा ही खूबसूरत सा ये नज़ारा है, आप लोग देखिए। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप लोग मेरे लिए दुआ करें तो बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि आप लोगों की दुआ हमारे लिए अल्लाह कबूल करे हम सब की दुआ, और क्या पता किसकी दुआ लग जाए और हम लोग इस दुनिया में आखिरत में हर जगह कामयाब हो जाए, है ना। तो ये देखिए बड़ा ही खूबसूरत सा नज़ारा है, और मैं अपने तमाम दोस्तों से यस पर शो मुश्किल ओके, तो ये है बड़ा ही खूबसूरत सा एक माहौल। उम्मीद करते हैं आप लोग बड़ा मज़ा लिए होंगे, और है ना। यहाँ पे मैं ब्रिज के ऊपर में खड़ा हूँ, पीछे देख रहे हैं सड़कों को कैसे सजाया गया है। हमारे यहाँ तो पार्कों को भी ऐसे नहीं सजाया जाता है जैसे यहाँ सड़कों को सजाया जा रहा है ना। तो सैमसंग नोट 20 yes. From where are you from? Philippines? Indonesia. माशाल्लाह। ओके, तो यहाँ पे दुनिया भर के अलग अलग लोग भी आते हैं, सबसे अच्छी बात तो ये है। और मैं यही कहता हूँ, अंधभक्तों को भी मैं यही कहता हूँ, देखो आप लोग भी इंसान हो, जो हम लोग बात कहते हैं उसको आप लोग सुना करो, समझा करो। मैं ये भी नहीं कहता कि मैं हर पॉइंट पे सही हो सकता हूँ या हर पॉइंट पे गलत ही हूँ। हम लोग ऊपर वाले के करम से, और हमारे देश की जो सरकारें रही हैं, जिसकी भी सरकारें रही हैं पिछले 50-60 सालों में, उन लोगों की थोड़ी कोशिश की वजह से पढ़ लिख कर हम लोग देश से बाहर निकले और 4-5 देशों में रहे। तो हम लोग आपसे कहीं ज़्यादा दुनिया देख रहे हैं, हमारी आँखें आपसे कहीं ज़्यादा एक्सपीरियंस ली हुई हैं, हमारी जो सोच है आपसे कहीं ब्रॉड है, कहीं वसी है, कहीं बड़ा है, कहीं वाइडर है। तो केवल हमारी बातों को पॉलिटिकल एंगल से मत लिया करो, इस बात को समझा करो कि हम अपने देश के बारे में अगर भला सोच रहे हैं तो इट मीन्स कि हमारे लिए ये बेहतर है। मैं उन तमाम लोगों को कहता हूँ जो पार्टी भक्ति में लगे हुए हैं, पार्टी भक्ति से कभी कुछ नहीं होता। हर एक इंडिविजुअल अगर अपने तरफ से ईमानदारी से काम करे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो तमाम मुश्किलात जो अपने देश में हैं वो रफू चक्कर हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, बिल्कुल छू मंतर हो जाएंगी। लेकिन बस वही है कि सरकार भी अपनी जिम्मेदारी को पूरा करे, बात ख़त्म, सिंपल सी बात है। तो ये है, चलिए आप लोग अपना दुआओं में याद रखिए। और काबा शरीफ का नज़ारा, अभी उधर नहीं जा सकता निज़ाम भाई, अभी उधर नहीं जा सकता मैं,
लाखों लोग रहते हुए भी भीड़ नहीं दिखती, और यहाँ की पुलिस की जितनी तारीफ़ करे कम है। बिल्कुल सिसोदिया साहब, यकीन मानिए, देखिए हालांकि आबादी हमारे देश की ज़्यादा है, नो डाउट 125 करोड़, और यहाँ की आबादी कम है ना, तो ऐसा नहीं है। लेकिन देखिए आबादी तो एक सेकेंडरी चीज़ है, सबसे पहली चीज़ है कि आप सिस्टम डेवलप कर रहे हैं और आप एक नियत रखे हुए हैं कि हम अपने देशवासियों को मदद करें, हम इनको बेहतर बनाने की कोशिश करें, इनको सही शिक्षा दें, इनको सही डिसिप्लिन सिखाएं और ख़ुद डिसिप्लिन्ड होकर रहें। यहाँ तो हमारे ही देश के नेता आपस में दंगा फसाद कराने को ही राजनीति समझते हैं। मतलब खुलेआम आप स्टेज पे खड़े होकर कहते हैं कि गोली मारो सालों को। ये तमाम बातें जब आप करते हैं तो किस तरीके से आप समाज को, किस तरह के समाज को आप बनाइएगा, कैसे समाज को निर्माण कीजिएगा? मतलब ये सोचने की बात है ना, ये बात सोचने की है। हम कभी भी गलत रास्ता अपना कर कभी भी, मतलब आप सोचिएगा कि बबुल बोकर हम आम खाएंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। आप जौ बोकर गेहूं नहीं काटिएगा, आप वही काटिएगा जो आप बोइएगा, है ना। एज यू सॉ सो शैल यू रीप, आप जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। तो ये देश में अमन शांति मोहब्बत तभी फैलेगी जब हमारे रिप्रेजेंटेटिव, जब हमारे राजनेता, हमारे कुर्सी पे बैठे हुए, सत्ता पे बैठे हुए लोग अपनी ऑनेस्टी दिखाएं। भले थोड़ा समय लगेगा, लोग थोड़ा कहेंगे कि अरे यार क्या ये सोफिस्टिकेटेड होके बहुत राजनीति कर रहा है। जैसे अब देखिए बहुत ही सहज अंदाज में, खूबसूरती के साथ में, अब ये मत कहिएगा कि आप इसकी सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे राहुल गांधी हैं, मैं एक नेशनल लीडर की बात कर रहा हूँ, नेशनल लीडर की बात कर रहा हूँ। आप दिल्ली के जो शिक्षा मंत्री हैं उनकी बात को सुनिए। ये वो लोग हैं जो अपनी ज़बान को बड़ी तमीज़ के साथ रखते हुए बात करते हैं, अपने काम को करते हैं और बदतमीज़ी नहीं करते हैं। तो इसी तरीके से आप लोग और भी अपने अपने इलाके के विधायकों को चुनिए, नेताओं को चुनिए, MP को चुनिए, है ना। ये नहीं कि आप जोश जज्बात में आकर हम ये कर देंगे, हम वो उखाड़ देंगे, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। ये देखिए खूब क्या लाइट दिख रहा है ना, यहाँ से लेके पूरा यहाँ, ये देखिए जहाँ जहाँ बादल है वहाँ वहाँ बड़ा ही खूबसूरत सा एक लाइट का ये नज़ारा है। कितना पावरफुल ये लाइट है, मज़ा आ रहा है देखकर, है ना। तो अब मैं तो समझ रहे हैं। अब बताइए क्या जानना है आप लोगों को, क्या जानना है बताइए। किसी दिन मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यहाँ के और भी बहुत सारी जो मजहबी मामलात में मायने रखते हैं जगह, है ना। अब जहाँ पे जंग बदर हुआ था, या फिर वो पहाड़ जहाँ पर क्या कहते हैं, जो भी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं इस्लाम से जुड़ी हुई, मैं किसी दिन इंशाल्लाह बनाऊंगा वीडियोस, आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। हालांकि सब लोग तो सब कुछ जानते ही हैं, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन मैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए करूंगा वो चीज़, है ना। तो ये देखिए क्या खूबसूरत लग रहा है, कितना बेहतरीन लग रहा है नज़ारा। मतलब आप समझ रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि नूर बरस रहा है ना। और एक ब्लेस्ड माहौल, मतलब एकदम क्या बोलूँ मैं, मतलब इतना इसके अंदर में नज़र आ रहा है, वो एक रूहानियत सा, सही वर्ड है ना। तो उम्मीद करते हैं आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा, है ना। और आप लोग दुआ में याद रखिए, दुआ भी कीजिए। प्लेटोनिक, यस दैट्स अ गुड वर्ड, प्लेटोनिक। ऐसा लग रहा है, कभी कभी हम लोगों ने बहुत सारे हॉलीवुड के मूवीज़ में देखा है ना, कि एकदम लाइट निकलती है और ज़बरदस्त तरीके से आसमान में जाता है और पूरा नज़ारा ही बड़ा खूबसूरत सा हो जाता है, वैसे ही दिख रहा है ना। तो मेरे ख्याल से यहाँ के विषय में और क्या बताऊँ मैं आपको। अब जैसे सऊदी अरबिया के बारे में क्या बताऊँ, यहाँ पर तेल निकलता है क्रूड ऑयल, दुनिया भर में इसको बेचा जाता है। हमारा देश भी टॉप 3 में आता है ख़रीदने वालों में से। भारत सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है यहाँ से पेट्रोलियम, है ना। और सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का ये आलम है
होगी। आप देखो, मुझे 10,000 रुपये का फ़ाइन लग चुका है अब तक 15,000 रुपये का। अच्छा, आपको एक कहानी बताता हूँ मेरे साथ देखिए क्या हुआ है कि जब भी मैं गाड़ी चला के कहीं जाता हूँ, जद्दा वगैरह या कहीं पर भी, अक्सर मुझे फ़ाइन लगता है। देखिए कितना कानून यहाँ पे सख्त है और तरीके का है, और मुझे कोई शिकायत भी नहीं है इस बात से। हालांकि ये कितने लोगों की सैलरी होती है इतना जितना मुझे फ़ाइन आता है, लेकिन अब मैंने सोचा है कि मैं अब ये गलती दोबारा नहीं करूँगा। बिल्कुल मैंने कान पकड़ लिया है, क्योंकि गलत बात है। कानून ठीक है, ओवर स्पीड करना, यहाँ पे हर जगह कानून बना हुआ है कि आप 110 से आगे नहीं जा सकते हैं, 80 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा नहीं जा सकते, 120 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा नहीं जा सकते हैं। लेकिन मैं एयरपोर्ट गया था जहाँ पर मैंने एक्सीड कर दिया था, 10 किलोमीटर सिर्फ ज़्यादा एक्सीड कर दिया था। 80 का वो स्पीड था और मैंने 90 का ड्राइव किया या 100 का किया था, जैसा कि मतलब SMS आया है। फ़ौरन से मुझे 150 रियाल के फ़ाइन आए। और दूसरी बात सुनिए, सबसे अच्छी बात कि गाड़ी चलाते हुए कई बार लोग कहते हैं, हमारे देश में प्रचार होता है, प्रसार होता है, अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं कि गाड़ी चलाते हुए में आप कभी मोबाइल इस्तेमाल ना करें। और यहाँ पर सड़कों पर इस तरीके की फैसिलिटीज़ को इंस्टॉल कर दिया गया है, कैमरा लगा दिया गया है कि आप गाड़ी चला रहे हैं, वो कैमरा कैप्चर कर लेगा कि आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और मैं मोबाइल यूज़ कर रहा था, जिसकी वजह से मुझे 500 रियाल का मुझे फ़ाइन आया। इससे पहले लगभग 300 का आया था, उससे पहले एक बार 150 का आया था तो लगभग 1100 रियाल का मुझे फ़ाइन सिर्फ एक महीने के अंदर आया। तो अब मैंने सोचा कि अब नहीं करूँगा ऐसा, अब ये गलती नहीं करूँगा दोबारा, और गाड़ी बड़ी तरीके से चलाऊँगा इंशाल्लाह, और ना ओवर स्पीडिंग और ना ही मोबाइल तो अब ऑफ ही करके चलूँगा जब भी मोबाइल ड्राइव करूँगा। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि यहाँ की गवर्नमेंट ने इतनी फैसिलिटीज़ दे रखी है कि अगर मुझे फ़ाइन भी लगता है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। देख रहे हैं सड़कों की खूबसूरती, आप देखिए कितनी साफ़ सुथरे सड़क हैं। लेन का तरीका आप देखिए कि यहाँ पे सारी लाइन बना दिया गया है। गाड़ियाँ जब लेन चेंज कर रही हैं तो इंडिकेटर जला के चेंज कर रहे हैं वो लोग, है ना। तो ये तमाम फैसिलिटी सड़कों पे, ये देखिए लाइट्स लगे हुए हैं, है ना, स्ट्रीट लाइट लगे हुए हैं। अगर इन तमाम फैसिलिटीज़ के बाद से अगर हम गलती करते हैं तो जाहिर सी बात है हमें कोई एतराज़ नहीं है फ़ाइन देने से। और अपने यहाँ क्या है कि ना कोई फैसिलिटीज़ है, ना सड़कें अच्छी हैं, ना रंग तरीके का है, ना ही लाइट लगी हुई है, लेकिन लाठी चलाने में हमारे मास्टर हैं भाई पुलिस साहब कि भैया इनको फ़ाइन लगाओ, ये करो वो करो। ऐसे नहीं होता है। आप फैसिलिटीज़ दीजिए, जनता खुद ब खुद आपको तमाम चीज़ें करके देंगी, लोग आपको फ़ाइन भी भरेंगे और लोग फॉलो भी करेंगे। सबसे अच्छी बात होगा कि लोग फॉलो करेंगे और ज़िंदगी उनकी बचेगी। भारत में एक्सीडेंट होता है तो बहुत गंदे तरीके से होता है, यहाँ भी होता है, ऐसी बात नहीं है। सऊदी अरबिया में मैक्सिमम जितने भी मौत होती है सड़कों पर वो एक्सीडेंट की ही वजह से होती है, ओवर स्पीड की वजह से। चूँकि यहाँ पर गाड़ियों की स्पीड लोग लगभग 150, 200, 250 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलाते हैं कार, जहाँ खाली सड़कें होती हैं ना पर, और थोड़ा सा बगैर कैमरे का जगह मिल जाता है तो। लेकिन फिर भी मॉनिटरिंग, रडार से मॉनिटर किया जाता है, पुलिस खड़ी रहती है, लोग उसकी इज्जत भी करते हैं। बिल्कुल साहिर भाई, बिल्कुल सही बात आपने कहा कि अगर मोबाइल चलाते हुए पुलिस ने देख लिया होता तो मुझे 24 घंटे के लिए जेल में भी डाल सकती थी। लेकिन कैमरे ने कैप्चर किया, इसलिए सिर्फ 500 रियाल का ट्रैफिक फ़ाइन लगा मुझे। 500 रियाल बोले तो 10,000 रुपये, और इससे पहले लगभग 450, 550 का और लगा, लगभग 20,000 रुपये। इतना तो लोगों की कई जगह हिंदुस्तान में सैलरी होती है, यहाँ पर भी होती है, और मैं गलती से अपने इसको गंवा रहा हूँ, तो ये गलत तरीका है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि खैर ट्रैफिक वगैरह, खूबसूरती, बेहतरीन नज़ारा, और ये खूबसूरत सा एक दैविक लुक जिसको कह सकते हैं आप, जो दिख रहा है, इसको आप लोग के साथ शेयर किया मैंने। आप लोग तमाम लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों ने दुआएं दी, आपका शुक्रिया। और मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने दुआओं से नवाजें, क्योंकि बहुत सारी बैड आइज़ भी होती हैं जिससे लोगों को नुकसान होता है, इससे बचना चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि जितने लोगों का दिल दुखा हो उसके लिए माफ़ी चाहता हूं मैं, और जितने लोग चाहते हैं, दोस्त हमारे हैं, दुआओं में याद रखिए। और हमेशा जब भी कोई अच्छी चीज़ देखें, माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह, या जो भी जिस तरीके से अपने धार्मिक तौर तरीके से करना है करिए, और कभी भी गलत नज़र किसी चीज़ पे ना हो, किसी इंसान पर या किसी पर, है ना। ये भी बताइए, अगर यहाँ एक्सीडेंट हो जाए तो लोग पुलिस का वेट करते हैं कि इंडिया की तरह कुछ फैसले ये भी बहुत अच्छी बात आपने कही जीनत जी ने, कि यहाँ पर जब एक्सीडेंट होता है, आपको पता है, मैं अगर कभी
ऊपर वाले ना करे, कभी इस तरह का मौका है, लेकिन कभी मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर यहाँ पे कोई हादसा हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो मैं सिर्फ एक कॉल करूँगा विद इन 2 to 5 मिनट्स गाड़ी में जो लोग बैठे हैं, अगर मेरी गाड़ी से किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो ये नहीं कि आप उतर के उसके साथ उसकी मम्मी पापा को याद करने लगे, ऐसा नहीं होता है। आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, पुलिस को आपने फ़ोन किया, पुलिस आएगी और 2 से 5 मिनट के अंदर पुलिस आएगी। और यकीन मानिए, आते के साथ वो पुलिस का तरीका देखिए क्या होगा, वो आपको सलाम करेगी पुलिस, चाहे गलती किसी की भी हो। और अगर मेजर एक्सीडेंट होता है ना, तो उस पुलिस के साथ साथ एम्बुलेंस भी आती है। अगर मेजर एक्सीडेंट होता है, कोई इंजर्ड हो गया, कोई घायल हो गया, तो एम्बुलेंस भी साथ साथ आती है और उस इंसान को 2 मिनट के अंदर बिना ये पूछे कि भैया आप का रोड एक्सीडेंट हुआ है, ये पुलिस केस है, हम नहीं जाने देंगे, हम ये नहीं करेंगे, ये सब ड्रामा यहाँ नहीं होता है किसी भी मिडिल ईस्ट कंट्री में, और मेरे ख्याल से यूरोप में भी ऐसा नहीं होता है। तो पुलिस आती है, आपको सलाम करती है और फिर आपसे आईडी लेती है, आपका आई कार्ड दीजिए, और आई कार्ड लेने के बाद पूछती है कि कैसे क्या हुआ, और पूरे सिनारियो का छानबीन करती है, और जिसकी गलती होती है उसके ऊपर फाइन लगाकर कार्ड उनके हाथ में, दैट्स इट। आप अपने रास्ते इंश्योरेंस से जाके अपनी गाड़ी बनवा लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बगैर इंश्योरेंस की यहाँ गाड़ियाँ नहीं होती हैं, इंश्योरेंस 100% चाहिए। बगैर इंश्योरेंस की गाड़ी पकड़ी गई तो जेल है, गाड़ी सीज है। तो इंश्योरेंस से पैसा भी आपका सारा का सारा आ जाता है, गाड़ी भी बन जाती है, और जिसका अगर एक्सीडेंट खुदा न खास्ता अगर ज़्यादा हो गया होता है, मेजर इंसिडेंट होता है, तो वो रेफर टू हॉस्पिटल इमीडिएटली विदाउट एनी डिले। विद इन 5 to 10 मिनट्स में ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, कई की जान इससे बच जाती है। हमारे यहाँ तो लोग सोच में पड़ जाते, भैया इसका खून बह रहा, क्या करूँ, पुलिस को बुलाऊँ कि हाथ खुद लगाऊँ। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दिया है कि अब किसी भी तरीके का जो है, और दिल्ली गवर्नमेंट ने भी बहुत अच्छा काम किया कि कोई भी एक्सीडेंट होता है अपने नज़दीकी को किसी भी हॉस्पिटल में ले जाइए, उसका सारा खर्चा दिल्ली सरकार उठाएगी, केजरीवाल सरकार। तो ये एक अच्छी पहल है ना। इसको आम करने की ज़रूरत है, मोदी सरकार को इसको हर जगह लागू करने की आवश्यकता है। अच्छी चीज़ें क्यों नहीं सीखते हैं मुझे केंद्र सरकार, मुझे तो यही समझ में नहीं आता है। सीखना चाहिए, अच्छी चीज़ें सीखें ये लोग, है ना। तो जितने भी लोग मिडिल ईस्ट में रहते हैं, जो मैंने बात बताई है, हो सकता है वो मेरे अगर कोई बात छूट गई हो तो बताइएगा ज़रूर, क्योंकि मैं यहाँ के हर चीज़ के बारे में एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं मैंने आपको बताई हैं। मैं एक बात बता रहा हूँ आप लोगों को, यहाँ के एक आम इंसान में आप लोगों को नहीं लगता है क्या कि जो भारत के देश में, जैसे दुबई हो गया, कतर हो गया, सऊदी अरबिया हो गया, बहरीन हो गया, ओमान हो गया, इन तमाम जितने भी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं, हमारे देश में हर लोग आते हैं, हर तरह के लोग आते हैं, और कई लाख लोग आए हुए हैं पूरे मिडिल ईस्ट में। लगभग $70 बिलियन हर साल का ट्रांजैक्शन यहाँ से पैसा होता है, जो कि यूरोप के बाद से सबसे ज़्यादा मिडिल ईस्ट से होता है पैसा, भारत में जाता है, जो भारत की इकोनॉमी को सुधारता है। क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि जो हमारे देश में पढ़े लिखे मजदूर होते हैं, या जो अनपढ़ होते हैं, माफ़ कीजिएगा, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं और वो यहाँ पे आके मजदूरी करते हैं, आप कभी उनसे पूछने की कोशिश कीजिएगा कि उनकी ज़िंदगी कैसे गुजरती है। इक्का दुक्का अपवाद ज़रूर मिलता है कि सैलरी कभी टाइम पे उनको नहीं मिल रही है, या कोई कंपनी ने अपना कंपनी बंद कर दिया तो उनके वर्कर्स को दिक्कत हो जाती है। देखिए, इतना बड़ा देश है और लाखों करोड़ों की आबादी जहाँ होती है, नौकरी इतना जहाँ मिल रहा है, वहाँ पे इक्का दुक्का केस ऐसा, और मैं खुद इस तरह के बहुत सारे केसेस को हैंडल किया हूँ। तो अगर मैं उस तरह के एक्सेप्शनल केस को छोड़ दूँ, तो आप किसी से पूछिएगा कि उनकी ज़िंदगी कितना पीसफुल तरीके से गुजरती है, कितनी सहूलियतें यहाँ दी जाती हैं मिडिल ईस्ट में। मैं स्पेशली किसी एक कंट्री के बारे में नहीं कर रहा, मिडिल ईस्ट की बात कर रहा हूँ। और हर मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ में, तो ये हम लोग क्यों नहीं अपने देश में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? क्या आपको लगता है कि भारत में पैसे की कमी है? आप यकीन मानिए कि हिंदुस्तान में जितना पैसा है, उतने पैसे में कई मिडिल ईस्ट की कई कंट्रियों का बजट चल जाएगा। जितना पैसा है, अगर रियलिटी में हम लोग उसको देख लिए तो कई करोड़ अरब तो नेता गबन करके खा जाते हैं। हमारे यहाँ कई ऐसे उद्योगपति जिनके पास अरबों अरब रुपए है, जो सरकार को चला रहे हैं, जो सरकार को कठपुतली बना के चला रहे हैं, जिसके पास कई, हमारी सरकार जब ऐलान करती है हमारे बजट का सिर्फ और सिर्फ 10% कितना हो जाता है, 20 लाख करोड़ रुपए। 10% तो 100% कितने हो गए? इतना तो वो पैसा है जो बजट हमारी सरकार बताती है। अब आप सोचो कि हमारे पूरे देश की कितनी संपत्ति है हमारे पास है। सिर्फ इसको सही तरीके से मैनेज कर दिया जाए, ईमानदारी से सरकार हमारे पास काम कर दे, तो यकीन मानिए हमारी दुनिया में हम लोग विश्व गुरु बनने में 20 से 25 साल लगेगा। 20 से 25 साल लगेगा। एक इंडस्ट्रियलाइजेशन का ज़माना है जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ में लेबर लॉ को स्ट्रॉन्ग किया जाए। दुनिया में हर कंट्रीज़ अपने लेबर लॉ को स्ट्रॉन्ग करती है।
अपने एग्रीकल्चरल सेक्टर को मजबूत करती है। लेकिन ये पहला हमारा देश भारत है जहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर को कानूनी तौर पे कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है और इंडस्ट्रियलिस्ट को मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है किनके सामने? किसानों के सामने। मैं ये कहता हूँ कि अगर आपकी नीयत अच्छी है कि भैया हम डबल करना चाहते हैं किसानों की आमदनी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप क्यों नहीं किसानों के ही पक्ष में कानून कर देते हैं। किसान क्या कोई बदमाशी करेगा? कोई कहेगा भैया हम 10 किलो चावल तुमको नहीं बेचेंगे, जाओ जो करना कर लो। तो रिलायंस और अंबानी को 10 किलो चावल से फ़र्क पड़ जाएगा क्या? नॉर्मली जितने भी किसान होते हैं ना, जितने ईमानदार वो हैं, वो पढ़े लिखे, ये जो बड़े बड़े लॉ फर्म में काम करने वाले, कंपनी के अंदर में काम करने वाले, बड़े बड़े सूट पहनने वाले लोग नहीं होते हैं। वो कनिंग होते हैं, वो हर जगह अपना फ़ायदा खोजेंगे चाहे दूसरे को नुकसान हो जाए। लेकिन किसान को अगर ये लगा ना कि मेरे 2 पैसा जिद से अगला शायद भूखे मर जाएगा, कसम खुदा की कहता हूँ मैं, वो किसान अपना खाना छोड़ देगा और वो पैसा भी नहीं मांगेगा। ये होते हैं किसान, ये होते हैं हमारे देश के ईमानदार लोग। लेकिन यहाँ पर कानूनी तौर पे ही कमज़ोर किया जा रहा है। हम ये कहते हैं कि कानूनी तौर पे आप किसान को कमज़ोर कर दो और आप उनसे ये कहो कि आप लोग इस तरह से मदद करें इस देश की कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अनाज उगाएं, ताकि जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हम भंडारण उनको करने की इजाज़त भी दे देते हैं। लेकिन MSP रखिए, कानून को बनाइए जो है किसानों के पक्ष में, और फिर इंडस्ट्रियलिस्ट को भी आप मौका दीजिए कि इनके साथ काम करें। लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट को आप किसानों के ऊपर बैठाने की कोशिश करेंगे कानूनी तौर पे, तो ये गलत बात हो जाएगी। क्योंकि उसमें क्या होगा कि लाखों किसानों की ज़िंदगी पे असर पड़ेगा। क्योंकि किसान जब अनाज उगाते हैं तो कोई एक किसान लाखों टन नहीं उगाता है, लाखों किसान लाखों टन उगाते हैं। तो समझ रहे हैं कि किसी एक कानून से लाखों किसानों के ऊपर असर पड़ेगा। बिल्कुल साहिर भाई, ना किसानों की कमी है हमारे देश में, ना पैसे की कमी है, ना हमारे पास मैन पावर की कमी है, ना बस पॉलिटिकल विल की कमी है, बेशक, है ना। तो ये तमाम बातें हैं। अब छोड़िए इन बातों को, क्या बताऊं मैं। वैसे भी मैं कई बार हर रोज़ सोचता हूं कि आज से बंद करता हूं पॉलिटिकल बातें, मज़ा नहीं आ रहा, कोई फ़ायदा नहीं लेकिन जब फिर मैं न्यूज़ वगैरह पढ़ता हूं ना, मेरा मूड ख़राब हो जाता है। क्या बोलूं यार, किसको क्या बोलूं, समझ ही नहीं आता, हाथ पैर आदमी पटक के रह जाता है और मैं तो उन लोगों की तारीफ़ करता हूँ, पता नहीं तारीफ़ के लायक हैं वो लोग या नहीं, जो लोग कमाने में लगे होते हैं और भारत के किसी तरह के मामलात में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। कसम खुदा की मुझे बड़ा अफसोस आता है उन लोगों के ऊपर में। मैं तो कहता हूँ कि बिल्कुल मोहम्मद साबिर भाई, ऐसे ही चल रहा है, बड़े बड़े लोगों के हाथों में बिकी हुई सरकारें हैं। तो मैं उन लोगों की तारीफ़ करूं या उन पर लानत भेजूं कि जो लोग ये कहते हैं कि भैया हमको कमाने से मतलब, हमको किसी चीज़ से मतलब नहीं अपने देश में। ये वो लोग हैं जो बोझ हैं। जब आप अपने सोचने की शक्ति को नहीं बढ़ा सकते और आप अपने एक टेक्टिकल सोच से भारत का भलाई नहीं कर सकते हैं, इट मीन्स कि आप एक बिल्कुल इनर्ट हैं, मतलब एक जोंक है जो लग के बदन पे खून चूस रहा है। हमें वैचारिक रूप से, हमें शारीरिक रूप से, हमें फाइनेंशियली हमें अपने देश की मदद करनी है, तभी देश हमारा तरक्की करेगा, जो कि हम लोग कर रहे हैं। हम लोग विदेश में भी रह के अगर पैसा यहाँ बनाते हैं तो वो पैसा हमारे देश में जाता है, हमारे देश की इकोनॉमी को मदद करता है। जितने भी फॉरेन कंट्रीज से पैसे जाते हैं वो हमारे देश के लिए सरप्लस पैसा है। क्यों भारत सरकार, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस या कोई भी, क्यों एनआरआईज को हमेशा प्रेफर करती है और उनसे राय लेती है, उनसे मिलने की कोशिश करती है? क्योंकि उन्हें पता है कि एनआरआई जो पैसे होते हैं वो भारत के लिए एक प्रॉफिट है। प्लस अगर हम अपनी सोच को इस लायक बनाएं कि क्या बेहतर होना चाहिए, वो बेहतर करने की कोशिश करें। और फिर फिज़िकली ये भी नहीं कि मतलब आप केवल बोल दिए कर दिए, आप अपने शारीरिक तौर पे वहाँ पे शामिल, अच्छे कामों में होकर। एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत जल्दी मैं एक अच्छा सा ट्रस्ट के तहत एक बहुत काम करने की कोशिश करने जा रहा हूँ मैं, और उसकी शुरुआत हो चुकी है बहुत सारे छोटे छोटे काम से, लेकिन अभी पब्लिकली मैं उसको सामने नहीं रखा हूँ, लेकिन इंशाल्लाह किसी दिन रखूँगा आप लोगों के सामने, और आप लोगों से भी मदद मैं चाहूँगा कि आप लोग भी करें। खैर बात निकल गई तो बताया मैंने, अदरवाइज़ बस ये है। तो ये अभी मैं काबा शरीफ के बिल्कुल सामने में हूँ। ये अबराज टावर, जो क्लॉक टावर के नाम से ये जाना जाता है, मक्का शरीफ में है, और दुनिया के सबसे पायस मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र जगह जिसको हम कहते हैं। और बस आप कह सकते हैं कि ये वो जगह है। लोग अक्सर कहते हैं ना, अक्सर हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ये वीडियो देखेंगे, सोचते होंगे कि लोग पश्चिम की तरफ मुंह करके क्यों नमाज़ पढ़ते हैं, जो हिंदुस्तान की तरफ से। और ये काबा जो है, यहाँ पर जो काबा भी यहाँ से एक्चुअली दिखाई नहीं दे रहा है, तो या हम पश्चिम की तरफ नहीं करते हैं, हम इस काबा शरीफ की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते हैं।
और मैं तो इस वक्त पता है मैं उत्तर साइड भी करके नमाज़ पढ़ा हूँ अपने चेहरे को, चूँकि ये राउंड शेप में अब हम जहाँ पर हैं ये हम इसके चारों तरफ कहीं से भी नमाज़ पढ़ सकते हैं, चारों तरफ कहीं से भी नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो अगर मेरे लिए ये पश्चिम है तो ये उधर से हो सकता है, उत्तर दिशा हो, ये दक्षिण दिशा हो, ये पूरब हो, इस तरीके से है। तो छोटी छोटी बातें हैं, है ना। बिल्कुल नबील अली भाई। चलिए, तो अब आप लोगों से इजाज़त लेने का वक्त आ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का लाइव जुड़ने के लिए और इस खूबसूरत नज़ारों में साथ रहने के लिए वर्चुअली तौर पे, क्योंकि दोस्त अहबाब होते तो और अच्छा लगता। लेकिन खैर, चलिए, अपना ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। और एक चीज़ याद रखिएगा, चलिए ठीक है। मेमन कितने लोगों का आया हुआ है ऐड होने के लिए लाइव, तो अभी मैं ख़त्म करूँगा लाइव। अभी भी ये लाइट जल ही रहा है, अभी भी ये लाइट जल ही रहा है। आई डोंट नो कब तक ये बंद होगा, लेकिन आज काफ़ी देर तक है। शैलेश भाई कहते हैं आदाब आदाब। राकेश भाई कैसे हैं? शैलेश भाई कहते हैं कमाने वाले लोगों के सामने ऐसे सिचुएशन में डाल दिया गया है कि सिर्फ कमाने पे ध्यान दो, पता नहीं कब आप बेरोज़गार हो जाएं। उनको ऐसे माहौल में सेटअप किया जा रहा है, कल की एक्स्ट्रा सोच का मौका ही नहीं। बिल्कुल, ये भी बात आपकी सही है। और यही तो पॉलिटिकल एक एजेंडा होता है कि आपको इस तरीके से मतलब ट्रैप में डाल दिया जाए कि आप आगे पीछे कुछ सोच ही ना सकें, आप पॉलिटिकल सोच को अच्छा ना कर सकें, आप पॉलिटिकल विचार को स्ट्रॉन्ग ना कर सकें, आप अच्छे विचारधारा को, हमारे संविधान को आप स्ट्रॉन्ग ना कर सकें। इसीलिए तो इस तरीके का माहौल बनाया जाता है, ताकि आप अपने में रहिए और कोई कुछ ना बोले। अब आप देखो क्यों सरकार जो है वो हरियाणा के जो बीजेपी समर्थित किसान हैं उसको बुला बुला के दिखाने की कोशिश कर रही है मीडिया के ज़रिए कि भैया ये मान गए हैं, ये मान गए हैं, जबकि लाखों किसान तो सड़क पे बैठे हुए हैं। वो कौन लोग हैं? इसीलिए दिखाया जाता है कि एक तरफ ये लोगों को लगे कि अरे ये तो मान गए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर तरफ इस तरह का माहौल बनाया जाता है ना। चलिए, तो बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा देखने को मिला आप लोगों को। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो कैसे एक बंदा बोलता था, ठोको शेयर कैसे याद नहीं आ रहा है। तौसीफ अहमद भाई, क्या अगर घर चक्कर लगे तो कहीं आने जाने की बात कर रहे हैं? तौसीफ अहमद भाई, सलाम पेश कीजिए नबी की दरगाह में। मदीना जाऊंगा तो करूंगा इंशाल्लाह। इस वक्त मैं मक्का में हूं, जो अल्लाह का घर है। ओके। और एक मैं बात बता रहा हूं, अक्सर आप लोगों को देखे होंगे जो मिडिल ईस्ट में रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं करते हैं वो अपनी ज़िंदगी में, बहुत सारी चीज़ें नहीं करते हैं। पता नहीं किस बात का डर होता है। मैं एक चीज़ बताता हूँ आप लोगों को, आप मिडिल ईस्ट में क्या किसी भी कंट्री में दुनिया में आप लिमिट में रह के कोई भी काम कीजिए। आप जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, फ़ोटो बना रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, सरकार ऐसा नहीं है कि किसी को भी भाई मना कर रही है, बदमाशी कर रहे हैं आप, तो ऐसा नहीं है। आप लिमिट में रह के कुछ भी कीजिए, आपकी वजह से किसी की प्राइवेसी पे कोई असर ना पड़े। अगर जैसे यहाँ पर अगर आप पब्लिक प्लेस में वीडियो या फ़ोटो बनाते हैं, तो आपको फ़ोटो में अगर वो बंदा जो नहीं चाहता कि मेरा फ़ोटो आए, अगर आप उसका फ़ोटो लेते हैं, तो अगर वो शिकायत करता है तो आपको फ़ाइन लगेगा 2000 रियाल, यानी 4000-5000 रुपये। लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। लेकिन पब्लिक प्लेस वगैरह पे वीडियो या फ़ोटो वगैरह बनाने वक्त थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखना पड़ता है। अगर इन तमाम छोटी छोटी चीज़ों का अगर ख्याल रखें तो आप कुछ भी कीजिए इस देश में, कहीं पर भी, मिडिल ईस्ट में या यूरोप में या कहीं पर भी, कोई भी दिक्कत किसी को नहीं है। सरकार, दुनिया की हर सरकार चाहती है कि हमारे देश के बारे में बताया जाए, हमारे देश के बारे में लोगों को दिखाया जाए। दुनिया में हर सरकार चाहती है, भारत सरकार हो, चाहे सऊदी सरकार हो, चाहे अमेरिकन सरकार हो। इंटरटेनमेंट का जो ज़रिया होता है, टेलीविज़न होता है, इंटरनेट होता है, वो क्यों होता है? ताकि लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हों। हाँ, बस आपको हर चीज़
तरीके से करने की ज़रूरत है। अब हमारे देश में भी एक बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे आते हैं, गाली गलौज करते हैं भारत में। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। IT एक्ट में उनके खिलाफ़ कार्रवाई हो सकती है। बदतमीज़ी करते हैं, औरतों के साथ छेड़छाड़ करके उनका वीडियो डाल देते हैं, इवन कि कितना गलत हरकत करके, रेप का जैसा केस करके वो गधे कमीने लोग जो हैं वीडियो डाल देते हैं। सोचिए कितनी कमज़ोरी है सरकारी महकमा में हमारे। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, है ना। तो हर एक पॉइंट पे सोचने की ज़रूरत है, हर एक जगह पर हर एक पॉइंट पे सोचने की ज़रूरत है। हर एक इंसान इस दुनिया में आज़ाद है, हर तरीके से आज़ाद है, बशर्ते कि वो तौर तरीका, कानून, नियम कानून को जानता हो और अपने लिमिट में रहना जानता हो। आप लिमिट में रह के कुछ भी कीजिए, कुछ भी लिखिए, कुछ भी बोलिए, है ना। और हर चीज़ के पीछे में आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस होना चाहिए, उसके पीछे का इंफॉर्मेशन होना चाहिए और आपके पास एक पुख्ता बात करने के लिए दलील होना चाहिए। तभी जाकर आप किसी बात को रख भी सकते हैं किसी भी जगह पे, अगर आप बात करते हैं तो। ठीक है। कामिल खान भाई, जद्दा हर हफ्ते आता हूँ मैं, कल इस थर्सडे भी आऊँगा इंशाल्लाह। जब भी मदीना शरीफ जाएं तो सलाम पेश करें, ज़रूर इंशाल्लाह। चलिए, तो बहुत देर हो गई लाइव आप लोगों के साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लग रहा, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। तो चलिए, ऐसे ही अपने दुआओं में याद रखिए और देखिए हमारे देश में जो परेशानी से लोग गुज़र रहे हैं उसके लिए दुआ कीजिए और कोशिश भी कीजिए। सिर्फ दुआओं से अगर सब कुछ होता तो ऊपर वाले मेहनत करने को कभी नहीं कहता, है ना। दुआओं के साथ साथ मेहनत ज़रूरी है। अकल को इसीलिए इंसान के जिस्म में अकल को सबसे ऊपर रखा गया है ताकि कोई काम करें तो सबसे पहले अकल से स्टार्ट करें, है ना। तो ये चीज़ का भी ख्याल रखिए। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस लाइव में जुड़ने के लिए। एक आखिरी बार देख लीजिए इस खूबसूरत से लाइटिंग को, जो कि ये काबा शरीफ के पास के जो टावर है, क्लॉक टावर के नाम से जाना जाता है, अबराज टावर जो है, बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है। अभी बादल बिल्कुल उसके ऊपर में आ गया है, इसलिए लाइट जो है वो दिख नहीं रहा है। अब लाइट देखिए बादल को चीरता हुआ कितना ऊपर जा रहा है, ये देखिए, उफ, देख रहे हैं। अब वो बादल जैसे हटेगा या बादल और सामने आएगा तो और भी खूबसूरत लगेगा, बड़ा ही खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन, दिल खुश हो जा रहा है, एकदम सुकून महसूस हो रहा है। आप यहाँ घंटों घंटा बैठ सकते हैं, जितना भी टेंशन हो आपके दिलो दिमाग में, बस उसको भूल कर अपनी ज़िंदगी को जिए। दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस ब्यूटिफुल वीडियो। आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड टू हैव दिस and to share with you all guys, and I request you all, please remember me in your dua and always be kind with all the human and for the humanity. Always support, always help, and at this time, at the moment, our kisan, our farmers are they need us, they really need us, so we need to stand by them and we need to request our government to listen them and to जो भी कानून है we have to request our government कि उसे ख़त्म करें जो कानून किसानों के ख़िलाफ़ जाता है। ठीक है, चलो। तो मेमन साहिल का मुंह क्यों लाल हो रहा है भैया, किसी ने? बिल्कुल दुआ में याद है आप तमाम लोग। जन्नतुल माला का भी दीदार करा दीजिए। बिल्कुल साबिर भाई, जन्नतुल माला जो है ये देखिए, मतलब ये सामने ये तो लाइट था और मेरे पीछे में ये जन्नतुल माला है, एक कब्रिस्तान है यहाँ कॉर्नर पे, और ये ख़ास इसलिए है कि यहाँ पर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वाइफ थी खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा, उनका कब्रिस्तान है यहाँ पर। ठीक है, तो इसीलिए ये ख़ास है। यहाँ पे कॉर्नर पे ये जो ब्रिज दिख रहा है ना, इस ब्रिज के पीछे में जन्नतुल माला, तो ये है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, अपना ख्याल रखिए। बताइए, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैं मक्का शरीफ में हूँ, इतने पाक साफ, इतने पवित्र और इतने ब्लेस्ड प्लेस पर।
एक नेकी का लाखों सवाब और एक गुनाह का भी उतना ही गुनाह होता है। तो मुझे लगता है कि माँ बाप की दुआ है। और हाँ, इतने तमाम बातें हुई, एक बात मैं बताना भूल गया, अपने माँ बाप की हमेशा इज्जत कीजिए। यकीन मानिए, अगर दुनिया में और आखिरत में कामयाब होना है तो माँ बाप की दुआ के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आपके माँ बाप आपसे खुश हैं तो दुनिया की तमाम मुश्किलात, दुनिया के तमाम मसाइल चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। थोड़ी सी परेशानी आएगी, लेकिन आपको गैबी ताकत, आपको गैबी मदद कहाँ से मिलेगी आप इस बात पर सोच भी नहीं सकेंगे और आपको मदद मिल जाएगी। कसम से कह रहा हूँ, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं कितने पॉइंट्स को यहाँ पे रखूँ, आप लोगों को शायद लगेगा कि मैं बहुत बढ़ा चढ़ा के बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं रखूँगा। बट मैं कह रहा हूँ कि मेरे खुद का एक्सपीरियंस है। पिछले 10 सालों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई मेरी लाइफ में जो मुझे खुद नहीं पता चला कि आखिर ये मदद आई कहाँ से। तो मेरी माँ हैं जो अभी ज़िंदा है, बाहयात हैं, अल्लाह उनको तंदुरुस्ती दे। पिछले 2-3 सालों से बेड पर हैं हालांकि वो, और मेरे बड़े भाई भाभी बहन मिल के उनकी पूरी देखभाल कर रहे हैं। अल्लाह उन लोगों को उनके जितने भी काम है, मेहनत है, उनको कबूल फरमाए। आप लोग अपने माँ बाप को कभी रोने मत देना, यकीन मानो, वरना ये मक्का शरीफ हो या काबा शरीफ हो, कोई भी आपको दुनिया से आपको किसी भी तरीके से मदद नहीं मिल सकती है। इतना मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। अल्लाह भी जब अपने मोहब्बत की बात करता है ना, तो अपनी पैमाइश को 70 माह के बराबर की बात रखा था उन्होंने, है ना। 70 माह का ही उन्होंने एग्जाम्पल दिया। ये नहीं कहा कि 70 मीटर जितनी ज़मीन होती है ना बेटा, उतना ही मोहब्बत तुमसे मैं करता हूँ, ऐसा नहीं है। 70 माह का ही उन्होंने एग्जाम्पल दिया था। तो माँ के मोहब्बत का ये आलम है कि वो चाहे दुख में रहे, चाहे किसी भी परेशानी में रहे, वो किसी को परेशान नहीं देख सकती है। आप भले उनको 2 वक्त की रोटी ना दो, लेकिन प्यार से अगर उनके पास भी बैठे हो ना, तो समझ जाओ कामयाब है ज़िंदगी आपकी, है ना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और अपना ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए और उनका दुआ लेते रहिए, ठीक है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप लोग, अपना ख्याल रखिए। शब खैर, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट एंड विश यू ऑल द बेस्ट, और अच्छे दिनों का मज़ा लेते रहिए।